हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉरपोरेट अकाउंट में चैप्टर नंबर 1 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इस चैप्टर का सम 14 मार्क्स में यूनिवर्सिटी में आता है। ये चैप्टर ऑलरेडी 12th में आ चुका है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता है ही, लेकिन अभी 14 मार्क्स का जो सम है वो किस तरीके से आता है, वो कैसा होता है, ऐसा सम की प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम ये चैप्टर के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसके सम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से स्टेप्स होते हैं। वो देखने के बाद हम लोग एक पूरा का पूरा सम देखते हैं, ताकि आपको ये चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट है तो पूरे डाउट आपके निकल जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें सबसे पहला है कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल 5 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब उसमें हमें क्या करना है, जो भी एसेट्स आपको सम के अंदर दी है वो पूरी की पूरी एसेट्स आप लिख दो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि उसके अंदर गुडविल नहीं लेना है आपको। और दूसरी चीज़, जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हो वो ओनली एंड ओनली ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स ही आपको लेने हैं। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स आपको लेने नहीं है। अब ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स कौन से हैं? जैसे कि मान लो कि आपको सब में दिया है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, तो इसको हमें लेना है। दूसरा है डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट्स, तो वो हमें लेना है। और तीसरा है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी कंपनी। इस टाइप के कोई भी इन्वेस्टमेंट्स है तो ये हमें लेना है। ये बराबर ध्यान में रखना कि ये 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट्स ही हम ले सकते हैं। पहला है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, दूसरा है डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट्स, और तीसरा है इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडियरी कंपनी। आपको ऐसा दिया है किसी भी कंपनी का डिबेंचर, तो वो हमें नहीं लेना है। लेकिन अगर डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट ऐसा लिखा है तो वो हमें लेना है। तो इस तरीके से जो भी एसेट्स है वो एसेट्स हम लेंगे। उसके बाद उसमें कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स है तो फिक्टिशियस एसेट्स हम लेने वाले नहीं हैं। जैसे कि आपको दिया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, तो ऐसी कोई भी एसेट हो तो वो एसेट हमें लेना नहीं है। उसमें से माइनस होगी लायबिलिटीज़, जो भी पैसा हमें पे करने हैं वो लायबिलिटीज़। तो एसेट्स में से हमने लायबिलिटीज़ माइनस कर दी, तो आपको जो आंसर मिला वो है आपका नेट एसेट्स। उसमें से हम एक चीज़ माइनस करेंगे, वो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो आपको सम के अंदर दी होगी। वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमें माइनस करना है। इसके अलावा एक और चीज़ माइनस करनी है, वो है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अगर प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड सम के अंदर आपको दिया हुआ है, प्रपोज डिविडेंड ऐसा करके अगर सम में दिया है प्रेफरेंस डिविडेंड, तो वो प्रेफरेंस डिविडेंड भी हमें माइनस करना है। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरा स्टेप वो है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। यहाँ पे जो भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है इसको हम कर देंगे इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। जैसे मान लो कि एसेट्स आपकी है 15 लाख रुपया, लायबिलिटीज़ है आपकी 5 लाख, तो 15 लाख में से 5 लाख चला गया तो नेट एसेट्स आपकी बची 10 लाख। अब उसमें से ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो मान लो कि 2 लाख है, तो वो उसमें से हमने माइनस कर दिया तो बचा 8 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड वो हमारी कितनी हो गई, 8 लाख रुपया। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वो आपको सब में दिया होगा। मान लो कि वो 10% है, तो 8 लाख इंटू 10% इट्स कमिंग 80,000। तो 80,000 वो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है।
कि हमें इतना प्रॉफिट तो मिलना चाहिए ही चाहिए। थर्ड जो है वो है एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट में मान लो कि आपको दिया हुआ है प्रॉफिट, तो जैसे आपको सिंपल प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आपने फाइंड किया है वो प्रॉफिट में से हम सबसे पहले माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स। तो आपके उसके बाद आपको जो भी आंसर मिला उसमें से माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स माइनस करने के बाद हमारे पास जो भी प्रॉफिट बचा है उसमें से हम माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, जो हमें सम में दिया होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बाजू में ही उसके परसेंटेज दिए होंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें ये आंसर लेके आना है प्रेफरेंस डिविडेंड। तो याद रखना कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें से 3 चीज़ माइनस होगी। फर्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, जो इन्वेस्टमेंट्स हमने ऊपर लिए थे उसका इंटरेस्ट नहीं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स हमने एसेट्स में नहीं लिए थे उसका इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस होगा। फिर दूसरा माइनस करना है आपको टैक्स, और उसके बाद तीसरा आपको माइनस करना है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो हमें मान लीजिए कि जो आंसर मिला है वो है एवरेज प्रॉफिट। मान लीजिए कि एवरेज प्रॉफिट हमें मिल गया 1,50,000। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा था 80,000, ये एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 1,50,000। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मतलब जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट है वो 1,50,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मान लीजिए कि ये आ गया था हमारा 80,000। सो इट्स कमिंग इज इक्वल टू 70,000, वो आ गया सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो ये हमारा आंसर था 70,000 इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, वो आपको सब में दिया होगा। मान लीजिए कि वो 3 ईयर्स है तो इंटू 3 कर देंगे, जो आंसर आएगा वो है हमारा गुडविल। तो इस तरीके से हमें सम करना है। तो अभी हम एक सम करके देखते हैं। सम नंबर 17, राधा लिमिटेड नाम है उसका, सम नंबर 17। तो अभी हम लोग वो सम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, और उसके लिए हमें सबसे पहले क्या लेना है, एसेट्स। तो ये सम में से हम चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग 3,40,000। अब उसी में आप नीचे जाकर चेक करो, द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज ट्वाइस देन इट्स बुक वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है कि लैंड एंड बिल्डिंग है कितने रुपये की, 3,40,000, लेकिन मार्केट वैल्यू इसकी डबल है। तो कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि 3,40,000 उसका डबल, तो वो कितना आ जाएगा 6,80,000, लेकिन ऐसे हमें नहीं करना है। लैंड एंड बिल्डिंग है 3,40,000, यहाँ ऊपर आप चेक करो तो डेप्रीसिएशन फंड है लैंड एंड बिल्डिंग का 40,000, तो ये 3,40,000 माइनस 40,000, क्योंकि डेप्रीसिएशन फंड को पहले इसमें से माइनस कर दो। तो 3,40,000 माइनस 40,000, तो वो आ गया 3 लाख। अब 3 लाख का डबल, तो वो हो गया 6 लाख। तो फर्स्ट वन लैंड एंड बिल्डिंग वो आएगा 6 लाख। अब सेकंड प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, 4,25,000। अब इसने हमें कुछ दिया है, यस द मशीनरी रिक्वायर्स 20% डेप्रीसिएशन। अब यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी है 4,25,000, ऊपर मशीनरी में डेप्रीसिएशन फंड है 25,000 रुपया, तो वो उसमें से माइनस कर दो। 4,25,000 माइनस 25,000, तो बचा कितना, 4 लाख। अब उसमें से 20% डेप्रीसिएशन, तो 4 लाख में से 20% डेप्रीसिएशन माइनस करो, तो 4 लाख का 20% 60,000, तो 3 लाख इंटू 20% 60,000 उसमें से माइनस कर दो, तो वो आएगा 3 लाख।
सॉरी 4,25,000 उसमें से गया, 25,000 माइनस, तो बचा 4 लाख, उसका 20%, तो 80,000 उसमें से माइनस हो जाएगा, तो वो बचेगा 3,20,000। अब उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक में 20,000 स्क्रैप वैल्यू है, तो जब हम स्टॉक फाइंड करेंगे उसके टाइम पे भी ये ध्यान में रखना कि उसमें 20,000 हमें माइनस करना है। अब यहाँ पे लैंड बिल्डिंग आ गया, प्लांट मशीनरी आ गया, गुडविल तो हमें लेना ही नहीं है। 10% प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स। अब चेक करो कि हमारे जो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स थे उसमें उसका नाम है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये उसका नाम है, तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स को हम लेने वाले हैं, वो है 30,000। अब उसके बाद है 10% डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट्स, वो है 45,000। अब चेक करो उसका नाम ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में था डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट्स है, तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट्स को भी हम लेने वाले हैं, वो है 45,000। उसके बाद है मीरा लिमिटेड 15% डिबेंचर, तो मीरा लिमिटेड के डिबेंचर है, किसी भी कंपनी के डिबेंचर हम लेने वाले नहीं है, तो ये आएगा नहीं। उसके बाद है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो फिक्टिशियस एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स को लेना नहीं है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं आएगा। उसके बाद है स्टॉक है 1,50,000, और नीचे यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया है स्टॉक इंक्लूड्स सर्टेन यूजलेस आइटम्स कॉस्टिंग ₹20,000 हैविंग नो स्क्रैप वैल्यू, मतलब कि स्टॉक हमारा 1,50,000 है, लेकिन उसमें से 20,000 रिकवर नहीं होने वाले, तो 1,50,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे, तो स्टॉक आ गया 1,30,000 का। अब उसके बाद है डेटर्स है 90,000 माइनस BDR 5,000, सो 85,000, लेकिन हमें सब में दिया हुआ है ऑल डेटर्स आर सॉल्वेंट। अगर ऐसा नहीं लिखा होता तो हम डेटर्स कितने लेते, 85,000, लेकिन यहाँ पे सब में लिखा है कि डेटर्स आर सॉल्वेंट, इसका मतलब कि ये BDR 5,000 को हमें कंसीडर नहीं करना है, तो डेटर्स हम लेंगे 90,000। अगर हमें डेटर्स आर सॉल्वेंट नहीं दिया होता तो हम डेटर्स 85,000 लेते, लेकिन यहाँ पे लिखा है डेटर्स आर सॉल्वेंट, तो 90,000 डेटर्स लेने वाले हैं। उसके बाद है बैंक बैलेंस, वो है 40,000 रुपया, तो ये हमने लिख दिया बैंक बैलेंस 40,000। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस 15,000, तो वो लिख दो प्रीपेड एक्सपेंस 15,000। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमें लेना है, लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं लेना है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमें ऊपर दिया था, वो हमने नहीं लिया, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस हमने लिया है, तो ये सब का टोटल कर दिया, तो ये आ गया टोटल एसेट्स 12,70,000। अब इसमें से माइनस करेंगे हम लायबिलिटीज़, तो सब में लायबिलिटीज़ चेक करो, ये तो शेयर होल्डर्स फंड से ये रिजर्व एंड सरप्लस है। अब ये आ गया नॉन करंट लायबिलिटीज़, तो उसमें से चेक करो पहला कौन सा है, 10% डिबेंचर्स, यस ये हमारी लायबिलिटी है, तो डिबेंचर्स लिख दो 10% डिबेंचर्स, ये आ गए हमारे 1 लाख। अब उसके बाद है वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड 20,000, ये आ गया वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड 20,000। उसके बाद है प्रोविडेंट फंड 30,000, तो ये आ गया हमारा प्रोविडेंट फंड 30,000। उसके बाद है डेप्रीसिएशन फंड। डेप्रीसिएशन फंड वो तो हमें एसेट्स में से माइनस करने थे, वो हमने माइनस कर दिए। डेप्रीसिएशन फंड हम कभी किसी को पे नहीं करते, वो हमारी लायबिलिटी में हम लिखते ज़रूर है, लेकिन वो लायबिलिटी नहीं है, हमें किसी को पे नहीं करना है, तो इसकी वजह से उसकी एंट्री लायबिलिटीज़ में नहीं आती है। उसके बाद है क्रेडिटर्स,
तो क्रेडिटर्स लिख देते हैं 85,000। उसके बाद ये प्रोविज़न है, प्रोविज़न हम यहाँ पे लिखने वाले नहीं है, ये प्रपोज डिविडेंड हम यहाँ पे लिखने वाले नहीं है। ओके, तो ये आ गया हमारा लाइबिलिटीज़ का टोटल 2,35,000। एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दो, तो आंसर इज 10,35,000। ये हमारी नेट एसेट्स, नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। ये टोटल एसेट्स जो था वो 12,70,000 माइनस उसमें से हमने बी कर दिया टोटल लाइबिलिटीज़ 2,35,000, तो ये आ गया आंसर 10,35,000। अब उसमें से माइनस क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो वो सब में दिया हुआ है, चेक करो, ये रहा प्रेफरेंस शेयर 1,50,000। तो ये जो भी हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो हम लिख देते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000। उसके बाद एक और चीज़ थी, वो था प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर वो सब में दिया हुआ है एज प्रपोज डिविडेंड, तो ही प्रेफरेंस डिविडेंड हम यहाँ पे लिखेंगे। चेक करो सब में कहीं पे दिया हुआ है, यस ये रहा प्रपोज डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर है एंड इक्विटी शेयर है। उसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड ही लिखना है। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ये है 18,000, ये हमने लिख दिया प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 18,000। तो ये 10,35,000 ये हमारी नेट एसेट्स थी, उसमें से हमने 1,50,000 माइनस कर दिया और 18,000 भी माइनस कर दिया, तो ये आ गया 8,67,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप हमारा कौन सा था, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आ गया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 8,67,000 इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये हमें सब में कहीं दिया हुआ है, चेक करो, यस ये रहा, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी इज 10%। तो ये हमने लिख दिया इंटू 10%, तो आंसर आ गया 86,700। ये आ गया हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब उसके बाद थर्ड नंबर में क्या है, एवरेज प्रॉफिट। तो अब हम फाइंड करते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट, इसके लिए हमें सब में दी हुई है इंफॉर्मेशन, द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी बिफोर प्रोवाइडिंग इनकम टैक्स एट 50% फॉर द लास्ट 3 years आर एज अंडर। तो लास्ट 3 years का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, पहले 2017-18 वो है 2,50,000, 2018-19 5,50,000, 2019-20 8 लाख। और हमें बोला है कि आपको कौन सा बेस लेना है, वेटेड एवरेज का। तो हम यहाँ पे वेट ऐड कर देते हैं, तो सबसे पुराना वाला जो ईयर है उसको मिलेगा वेट में 1, फिर सेकेंड को 2, फिर उसके बाद 3। अब इन सबको इनटू करके ये हम वेटेड प्रॉफिट लेके आए, इसका आंसर आ गया 37,50,000। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, ये आ गया 37,50,000। अब ये टोटल वेट मतलब वेट का टोटल करो, ये आ गया 6,25,000। तो ये जो हमारा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स। तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें मिल गया 6,25,000। अब इसमें से हमें 3 चीज़ माइनस करनी है। फर्स्ट वन हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, मतलब कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स हमने ऊपर एसेट में नहीं लिए थे उसका इंटरेस्ट। यस, तो यहाँ पे हमें 3 इन्वेस्टमेंट दिए हैं सब में, उसमें से हमने ये मीरा लिमिटेड के डिबेंचर वाला नहीं लिया था, तो अब उसका इंटरेस्ट हम यहाँ से माइनस करेंगे। तो माइनस इंटरेस्ट ऑन मीरा लिमिटेड 15% डिबेंचर, तो उसकी फेस वैल्यू हमें कंसिडर करना है। फेस वैल्यू कितनी है 50,000। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, तो इसकी वजह से उसकी फेस वैल्यू 50,000 इंटू 15%, इट्स कमिंग 7,500। तो इसमें से हमने ये माइनस कर दिया, तो ये आ गया 6,17,500।
500। उसमें से सेकेंड माइनस क्या होगा, टैक्स। टैक्स हमें सब में दिया हुआ है 50% टैक्स है, ये रहा टैक्स 50%। तो ये 6,17,500 जो बची है अमाउंट, उसका 50% आपको करना है। जब भी आप ये सम कैलकुलेट करो तो यहाँ पे ये इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचती है उसका 50% करना है। तो इस 6,17,500 इंटू 50%, इट्स कमिंग 308,750। तो ये माइनस करने के बाद भी हमारा आंसर वही बचेगा। उसके बाद उसमें से माइनस होगा प्रेफरेंस डिविडेंड। अब ये प्रेफरेंस डिविडेंड कहाँ से आएगा, ये प्रपोज डिविडेंड में दिया था वो वाला नहीं लेना है, हमें यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी है 1,50,000 इंटू यहाँ पे परसेंटेज हमें दिए है तो 1,50,000 इंटू 12%, इट्स कमिंग 18,000। ऐसा करके हमें ये प्रेफरेंस डिविडेंड लाना है। 1,50,000 इंटू 12%, सो इट्स कमिंग 18,000। तो इसमें से माइनस किया तो आया एवरेज प्रॉफिट 2,90,750। अब फोर्थ स्टेप, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब हमारा जो ये आंसर आया वो 2,90,750 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो हमारा आंसर आया था यहाँ पे वो 86,700, मतलब थर्ड स्टेप का आंसर माइनस सेकेंड स्टेप का आंसर। तो ये आंसर आ गया हमारा 204,050। ये है हमारा सुपर प्रॉफिट 2,04,050। अब उसके बाद स्टेप नंबर 5, गुडविल। तो गुडविल हम फाइंड करते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो ये जो सुपर प्रॉफिट हमारा आगे जो आया था स्टेप नंबर 4 में, वो हमने लिख दिया यहाँ पे, इनटू करके नंबर ऑफ परचेज ईयर, वो सब में दिया होगा। ये रहा लास्ट में दिया हुआ है, द गुडविल is to be valued at 3 years purchase of the super profit basis। तो ये 204,050 into 3, so it's coming goodwill is equal to 6,12,150, 6,12,150। ये हमारी गुडविल आ गई। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये पूरा का पूरा सम समझ में आ गया होगा और आपको अब इस चैप्टर में कोई भी डाउट होगा तो वो सारे के सारे डाउट्स आपके निकल गए होंगे। थैंक यू सो मच।